आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बात कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बढ़ रही सियासत की। यह सीट चौतरफा लड़ाई का मैदान बन चुका है क्योंकि महागठबंधन से जेडीयू बीजेपी के साथ एआईएमआईएम और वीआईपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दावा वोटरों पर भरोसे और विश्वास को लेकर किया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान वोटर हो या फिर दूसरी जाति के मतदाता। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। जेडीयू और बीजेपी के बाद मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन दोनों दलों के उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन और एनडीए को होगा, क्योंकि मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी बीजेपी का वोट काटेगी, तो वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार आरजेडी का एमवाई समीकरण बिगाड़ेंगे। हालांकि दावा मुस्लिम वोटर के साथ ही दूसरी जातियों के भरोसे का अपने अपने स्तर से किया जा रहा है। देश स्तर पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, अगर प्रचार नहीं भी करता है तो भी भूले बिसरे 2-4-5 हजार वोट तो चला ही जाता है ना। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, तो आश्वस्त है हम लोग कि वहां से जीत महागठबंधन के, क्योंकि महागठबंधन के लोगों ने अक़लियत समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, उनका शोषण और दोहन किया है, उनका डेवलपमेंट और विकास नहीं किया है। और जो उपचुनाव हुए बिहार में वो इस बात की सदाकत है, और कुढ़नी के अंदर भी जो चुनाव होगा वहां भी अक़लियत समाज महागठबंधन को रिजेक्ट करेगा। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने ये कहकर महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है कि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जबकि आरजेडी को अपने वोट बैंक पर भरोसा है। कुढ़नी विधानसभा में सबसे पहले हमने घोषणा किया कि 16 तारीख को नामांकन करेंगे। वीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। बिहार में हमारे पास इतना अकेले वोट है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। लोकतंत्र से पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर कुछ चीजें जो पहले से स्थापित हो चुकी है वो जनता बहुत बारीकी से देख रही है। तो महागठबंधन का जो वोट है और महागठबंधन जो नीतियां हैं वो लगभग सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं। कुढ़नी की लड़ाई वाकई बेहद रोचक बनती जा रही है। जातियों और धर्म में बटी इस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार किस जाति या धर्म के हैं, ये जान लीजिए। जेडीयू के मनोज कुशवाहा समाज से आते हैं। बीजेपी के केदार प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं। एआईएमआईएम प्रत्याशी मुर्तजा अंसारी मुस्लिम हैं। वीआईपी के नीलाभ कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। जाति के दावे भले ही किए जा रहे हों, लेकिन कुढ़नी के जंग का असल परिणाम ही बताएगा कि चुनाव मैदान में कौन कितना मजबूत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए। दरअसल कुढ़नी सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबले ने इसे बेहद रोचक बनाया है। महागठबंधन की तरफ से जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है, तो केदार गुप्ता बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। मुकेश सैनी की जो पार्टी है वीआईपी, नीलाभ कुमार वीआईपी की तरफ से मैदान में है, और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से मुर्तजा अंसारी उम्मीदवार हैं। अब यह समझिए कि कुढ़नी सीट पर महागठबंधन से जेडीयू प्रत्याशी को उन्होंने मैदान में उतारा है, और 2020 चुनाव में यहां से आरजेडी उम्मीदवार अनिल कुमार सैनी ने जीत दर्ज की थी। अब जेडीयू आरजेडी के साथ एक साथ आने से इस बार प्रत्याशी जेडीयू का उतारा गया है। मुकेश सैनी की वीआईपी का प्रत्याशी बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है, जबकि एआईएमआईएम का उम्मीदवार मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। पटना के गांधी मैदान में आज सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटा, और इस मौके पर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने नए पुलिसकर्मियों और बालू और शराब माफियाओं के लालच में ना फंसने की नसीहत दी। शपथ लेता हूं कि सरकार और पटना के गांधी मैदान में शपथ लेते बिहार पुलिस के नए रिक्रूट भरे मंच से इन पुलिस वालों को कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई गई। पुलिस कर्मियों का विश्वास पात्र बना रहूंगा। बिहार के मुख्य सचिव ने नए पुलिस वालों को सचेत किया। कहा, शराब माफिया और बालू माफिया के लालच में आप लोग मत फंसिएगा। आज लिए गए शपथ को याद रखिएगा। कुछ लोग बालू खाने लगे हैं, जबकि बालू पैरों के नीचे रखने की चीज है। इसके
अभूतपूर्व चमत्कारी परिणाम हमारे सामने हैं। पुलिस और पुलिस तंत्र की विजिबिलिटी, उनका प्रेजेंस हर ओर दिखता है और विधि व्यवस्था में उनका योगदान भी है। मैं गृह विभाग को बहुत ही प्रेरक नेतृत्व देने के लिए, लंबी अवधि तक प्रेरक नेतृत्व देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे उसका व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। नवनियुक्त सिपाहीगण से और अधिकारियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने प्रशिक्षण को गंभीरता से लेंगे और जिस वर्दी को आज धारण किया है उसकी गरिमा रिटायरमेंट होने की तिथि तक बनाए रखेंगे। किसी भी प्रकार के दबाव, प्रलोभन या मोह में आए बिना अपना कर्तव्य करें। किसी भी लालच से प्रभावित न हो। आपको कदम कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको तरह तरह का लालच देंगे। समाज के अपराधी, माफिया, तस्कर, बालू वाले, शराब वाले, सबसे आपका वास्ता पड़ेगा। खुले मंच से नियुक्ति पाने वाले पुलिसकर्मियों को मुख्य सचिव की नसीहत की वजह है वो बड़े अधिकारी जो लालच में बालू माफिया और शराब माफिया से सांठ-गांठ कर अपना ईमान बेच देते हैं। आपको याद रखना होगा कि बालू खड़े होने की चीज है, पैरों के नीचे रखने की चीज है, खाने की चीज नहीं है। कुछ अधिकारी, कुछ लोग बालू खाने लगे हैं, खाद्य पदार्थ नहीं है, कृपया ध्यान रखें। बालू माफिया से सांठ-गांठ के आरोप में 2021 में 2 आईपीएस, 4 डीएसपी समेत 13 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। बालू माफिया से मिली भगत की वजह से भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश दुबे और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर पोरिका पर कार्रवाई हुई थी। कुछ अधिकारियों पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसे बहुत से पुलिस वाले अब भी सिस्टम को घूसखोरी की गूंग की तरह बर्बाद करते रहे हैं। जरूरत है नए पुलिस वालों को नसीहत के साथ उन घूसखोर अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करने की, ताकि कोई दोबारा ऐसा करने की जुर्रत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझते हैं। दरअसल बिहार पुलिस के जवान और अधिकारियों की ट्रेनिंग खत्म होने पर उन्हें निष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई जाती है। बेखौफ होकर ड्यूटी निभाने का निर्देश सरकार देती है। और बिहार की बात करें तो बालू माफिया जो हैं वो 6 जिलों में बेहद सक्रिय हैं। पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हैं बालू माफिया, अवैध खनन करते हैं और बालू की धड़ल्ले से बिक्री करते हैं। ऐसे में बिहार के मुख्य सचिव ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को निडरता से ड्यूटी करने की नसीहत दी। समझने वाली बात यह है कि बिहार में बालू के अवैध खनन मामले में 2 एसपी सस्पेंड किए जा चुके हैं। भोजपुर और औरंगाबाद के जो एसपी थे वो निलंबित किए जा चुके हैं। डीएसपी जिनकी संख्या 4 थी वो भी निलंबित किए जा चुके हैं। ही नहीं, 3 अंचलाधिकारी यानी सीओ और 1 एमवीआई पर गाज गिर चुकी है। सरकार बालू के अवैध उत्खनन को लेकर बेहद गंभीर है। बावजूद इसके माफियाओं की मिलीभगत से कुछ जगहों पर बालू का अवैध खेल चल रहा है और इसी को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने नसीहत दी है नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को। आगे बढ़ते हैं। रांची में जेएमएम ने ईडी के खिलाफ जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। पूरे राज्य से आए कार्यकर्ताओं के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल का आह्वान किया। ईडी दफ्तर के बाहर जांबाज जवानों की ऐसी मुस्तैदी शायद ही पहले कभी दिखी होगी। ईडी दफ्तर की बाउंड्री के बाहर चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ जवान चहलकदमी करते रहे तो ईडी दफ्तर से कुछ ही दूरी पर सीएम आवास में झारखंड के कोने कोने से आए जेएमएम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता रहा। गेट से लेकर मेन रोड तक पैर रखने की जगह नहीं बची। उसी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान कर दिया। किन प्रकार ये लोग लगे हुए हमें परास्त करने के लिए, हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये आदमी 5 साल अगर यहाँ टिक गया तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को इतना मजबूत कर देगा कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ राजनीति करते हैं उसको खदेड़ने का काम करेंगे। आप लोग खड़े रहिए, आप लोग डटे रहिए, मैं इन सबको एक एक करके देख लूंगा। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने 16 तारीख को पूछताछ की अपील की थी,
पर ईडी ने इस मांग को खारिज कर दिया। पूरा मामला साहिबगंज में अवैध खनन और विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ईडी ने 3 नवंबर को पहला समन जारी किया था, पर सीएम ने 3 सप्ताह का समय मांगा था। इसे स्वीकार करते हुए ईडी ने 17 नवंबर की तारीख तय कर दी। जैसे ही ईडी के सामने पेशी की घड़ी आई, रांची में शक्ति प्रदर्शन का दौर तेज हो गया। बैठक है, कुछ षड्यंत्रकारी पनडुब्बी सब पानी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। उस षड्यंत्र को अभी नाकाम करने के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस बात को अब आप लोगों को जवाब देना है। ये इस राज्य में ये षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का राज? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी ईडी के समन पर एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है। गठबंधन के नेता इस पर हमलावर नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी भी जवाबी हमला करने में पीछे नहीं है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जारी ईडी के समन पर सियासत गर्म हो गई। जेएमएम और कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया, तो बीजेपी ने इसे सामान्य जांच प्रक्रिया बताया है। और तरह तरह से सरकार को परेशान करिए। अगर ईडी की छापेमारी हो रही है तो उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो पिछले सरकार में जिन पर भ्रष्टाचार के ढेर सारे केसेस लदे हुए हैं। आप एक भी नाम बताइए जिनके यहाँ कार्रवाई हुई नहीं हुई। ईडी माननीय मुख्यमंत्री को बुलाया है इसलिए कि लगातार महागठबंधन सरकार और महागठबंधन सरकार के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी महंगाई के खिलाफ, देश की गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, समाज में एक नफरत का जो वातावरण उत्पन्न है उसके खिलाफ लगातार प्रखर रूप से बोलते रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही है। ये भ्रष्टाचार का सीधा साधा मामला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसको राजनीतिक रंग देने में लगे हुए हैं, जो कि गैर उचित है। हमारा मानना है कि 1000 करोड़ का जो माइनिंग स्कैम सिर्फ एक जिले में हुआ, उसकी जांच में माननीय मुख्यमंत्री को सहयोग करना चाहिए। चलिए खबर समझिए। दरअसल ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल यानी कि 17 नवंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। हालांकि मुख्यमंत्री 16 तारीख को पूछताछ की अपील उन्होंने की थी, लेकिन ईडी की तरफ से इस मांग को खारिज कर दिया गया। जो पूरा मामला है वो साहिबगंज में अवैध खनन और विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ईडी ने 3 नवंबर को पहला समन जारी किया था। समझने वाली बात यहां यह है कि बीजेपी ने ही अवैध खनन के मुद्दे को उठाया था और इसके बाद हेमंत सोरेन लगातार केंद्रीय एजेंसियों के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। सरकार को बदनाम करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। बीजेपी लगातार तथ्यों को पेश कर हेमंत के खिलाफ जवाब दे रही है। हेमंत सोरेन लगातार जेएमएम कैडर को रैली के जरिए लड़ाई के लिए डटे रहने का संदेश दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम की पोल आए दिन खुलती रहती है, लेकिन खगड़िया से आई तस्वीर ने लापरवाही की हदें पार कर दी। अलौली पीएससी में महिलाओं की फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन उन्हें बेहोश किए बगैर ही कर दिया गया। महिलाओं की पीड़ा जब न्यूज़ 18 ने सुनाई तो सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए। दर्द हो रहा, जब पूरा अंदर चीरे कोई नस जैसे खींच रहा था, हम चिल्लाने लगे, पूरा रोने लगे, पैर हाथ पटकने लगे। 4 आदमी मिलकर पकड़ के दाबे, उसके बाद हमको सिलाए। इस महिला का दर्द बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। खगड़िया के अलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ महिलाएं बंध्याकरण यानी फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के लिए पहुंची थी, लेकिन सभी महिलाओं को ना तो बेहोशी की दवा दी गई, ना ही लोकल एनेस्थीसिया किया गया। महिलाओं के होश में ही ऑपरेशन कर दिया गया। इस दौरान महिलाएं तड़पती रहीं, लेकिन अस्पताल के चिकित्सक लापरवाह बने रहे। ऑपरेशन में लापरवाही हुआ, बहुत लापरवाही हुआ। अंदर ले गए, उसके बाद 2 लेडीज को कर रहे थे ना ऑपरेशन, वो चिल्ला रही थी। हम बोले क्या हुआ इसको? बोले क्या वो नशा गुटखा करती थी इसीलिए ऐसे हुआ है। जब मेरे को करने आए तो एकदम हम बोले ऐसे ऑपरेशन कीजिएगा, तो हम बोले कि हाँ ऐसे करेंगे। हम बोले ऑपरेशन में तो सुई ना दीजिएगा? बोले नहीं ऐसे नहीं देंगे सुई, बाद में सुई देंगे। हम बोले ठीक है। जब चीरने लगे, दर्द करने लगा। दिक्कत हुआ ऑपरेशन में? दिक्कत हुआ जैसे चीरा है, जोर से दर्द हुआ। हम बोले तो बोला कि यार चीर को छोड़े दो। अलौली पीएचसी के डॉक्टर गुल सनोवर की लापरवाही ने महिलाओं को तड़पने दिया। ऑपरेशन के नियमों को ताक पर रखकर चीरे लगाए गए। महिलाओं के सवाल पर
जब न्यूज 18 ने सिविल सर्जन से सवाल पूछा तो वहीं रटा रटाया जवाब सुनने को मिला। जांच करेंगे, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। निंदनीय है और ये अपराध है, इसको हम लोग देखेंगे। कल हमको पता चला, हम तुरंत इस पर मुस्तैद हुए हैं। आज अभी ऑफिस में जाकर चिट्ठी बनाकर स्पष्टीकरण पूछे हैं संबंधित प्रभारी से। जो जवाब आता है उसके आलोक में हम लोग इंक्वायरी जाकर के करेंगे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। कोई डॉक्टर कैसे बेहोश किए बगैर मरीज को चीरा लगा सकता है? कोई डॉक्टर कैसे इतना लापरवाह बन सकता है? घाव की ड्रेसिंग के दौरान ही मरीज सिहर उठता है। ऐसे में अस्पताल में कैंप लगाकर बकायदा इन महिलाओं की फैमिली प्लानिंग की सर्जरी की जाती रही। महिलाएं चीखती रहीं, लेकिन अलौली पीएचसी के डॉक्टर तो जल्लाद की तरह पेश आ रहे थे। बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती इन तस्वीरों पर आरोपी चिकित्सक पर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार जवाब कुछ रहता नहीं। न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए कि आखिर बिहार के अस्पतालों का यह हाल क्यों है। दरअसल बिहार में लचर स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी है, संसाधनों की कमी है और जो प्रखंड स्तर के अस्पताल हैं उनकी स्थिति तो पहले से ही खराब चल रही है। तैनात जो चिकित्सक हैं ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे हैं और साथ ही मरीजों से अमानवीय व्यवहार भी करते हैं। अलौली के पीएचसी में महिलाओं का बंध्याकरण बगैर बेहोश किए और इंजेक्शन लगाए ही कर दिया गया, जबरन किया गया। समझने वाली बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। जिला स्तर पर सदर अस्पताल में ऐसे लोगों का इलाज होता है, जबकि ब्लॉक और पंचायत स्तर पर पीएचसी और सीएससी केंद्रों का संचालन होता है। तो जो लोग यहां आने वाले मरीज हैं वो सक्षम नहीं होते और डॉक्टर इसी का फायदा उठाते हैं। मजबूरी में मरीजों को शिकायत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि इन्हें आए दिन ऐसी ही मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है और इनकी कोई नहीं सुनता। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सुबह 11:30 बजे रांची के ईडी दफ्तर में हाजिर होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सुबह 11:30 बजे रांची के ईडी दफ्तर में हाजिर होंगे, जहां उनसे खनन घोटाले से लेकर कई मामलों में पूछताछ हो सकती है। और ईडी का दफ्तर होगा जहां पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से भी मुखातिब होंगे, जिसमें वो ईडी से लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर सकते हैं। और इस सिलसिले में सीएम आवास में यूपीए की मीटिंग हुई, जिसमें कोई भी फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया गया है। नेतृत्व परिवर्तन के हालात में सीएम का फैसला सर्वमान्य होगा। महागठबंधन ने प्लान ए, बी और सी भी तैयार कर रखा है। ये सरकार संविधान में विश्वास करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, ईडी को जो भी कॉपरेशन करना है करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की साजिशें चल रही हैं, वो साजिशें बेनकाब होंगी। जो भी लोग साजिश कर रहे हैं इस सरकार को अस्थिर करने का, अपदस्थ करने का, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसकी तैयारी। जिस तरह से हमने सिर्फ चर्चा की कि कैसे इस लोकतंत्र को कुचलने का चक्र रचा जा रहा है, बस इस पर चर्चा हुई है और हम हर तरह के परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह से जाएंगे। जैसा उनका बातचीत में लगा वो जाएंगे। कार्यकर्ता लोग भी जाएंगे सर, विधायक और जो कार्यकर्ता है गठबंधन के। गठबंधन का ऐसा कोई बात हम लोग के सामने नहीं रखा था। हम लोग के सामने ये बात नहीं हुआ था कार्यकर्ता जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हम विधायक जो है उनको आए थे और कल उनको विशेष कीजिए, ठीक है आप जाइए, हम आपके साथ हैं, आगे भी रहेंगे। और अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जो फैसला किया गया, सभी लोग ने मिलकर अधिकृत किया हेमंत सोरेन का, इसका क्या मतलब है? देखिए विवेक, अधिकृत करने की ओर जिस तरह से कदम बढ़ाया है महागठबंधन ने, और जो बंद कमरे में जो बैठक हुई, 2 घंटे तक जो बैठक चली, स्पष्ट तौर पर जो आप कह रहे हैं उससे ये संदेश भी है कि अधिकृत करने का मतलब ही है कि कोई भी विकट परिस्थिति में जो राजनीतिक हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं झारखंड के अंदर, उन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई निर्णय, और अगर कोई निर्णय की जब हम बात करते हैं तो नेतृत्व परिवर्तन की बात सामने आ जाती है। तो इसलिए अगर हम सीधे तौर पर भी कहें कि अगर कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंसते हुए नजर आते हैं, अगर ऐसा लगता है कि उनको किसी भी हाल में अपनी सदस्यता देनी होगी या चली जाती है,
वैसी तमाम परिस्थिति के लिए महागठबंधन ने एकजुटता दिखाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया है कि उनका जो निर्णय होगा, उनके द्वारा जो भी नाम सामने लाए जाएंगे, उस पर पूरे महागठबंधन के जो दल हैं, विधायक हैं, उनकी सहमति होगी। और ये कहा जा सकता है कि ईडी दफ्तर जब कल 11:30 बजे, 11 से 11:30 बजे का समय है, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास से निकलेंगे, उससे ठीक पहले का ये एक निर्णय है। उस वक्त जब वो निकलेंगे विवेक, तो जितने भी महागठबंधन के विधायक हैं और कैबिनेट के मंत्री हैं, जितनी देर तक ईडी ऑफिस में उनसे पूछताछ होगी, वो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेंगे। और यह भी जानकारी आ रही है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे, उससे पहले वो मीडिया से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारियों के लिए कि जब हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए निकलेंगे ईडी दफ्तर के लिए, उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। खबरें लगातार जारी हैं।